हे गाइस, दिस साइड CACM में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कौन सा टॉपिक, ऑल्दो वैसे आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल देख लिया होगा। आई एम गोइंग टू यूज लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इन दिस वीडियो। सो आप लोगों के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लास्ट इंस्टीट्यूट ने 2023 एंड 24 के एग्जाम्स में पूछे हैं, मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा एडवाइस जो मैं मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स को भी दिया करता हूँ कि ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग का एक जो चैप्टर है ना, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर से आज तक जितने भी ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस के अंदर इक्वेशन फ्रेमिंग के साथ साथ इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर सॉल्यूशन भी आप लोगों के ऐड किया है। दैट मीन्स आपको इक्वेशन को सॉल्व करके भी बताना है। बट मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक छोटा सा एडवाइस करता हूँ कि इसका जो इक्वेशन सॉल्विंग वाला जो पार्ट है ना, चाहे वो सिंप्लेक्स पोर्शन से हो चाहे ग्राफिकल पोर्शन से हो, वो कंपेरेटिवली लेंदी है। मतलब कंपेरेटिवली लेंदी इन द सेंस, हमें आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोगों का जो पूरा पेपर होता है वो 180 मिनट्स का होता है, जिसमें मैं क्लोज टू आप लोगों को 100 मार्क्स के अंदर, अगर मैं ये कहूँ कि 90 मार्क्स भी अगर आपको पेपर अटेंड करना है तो आपके लिए क्लोजली 2 मिनट एक नंबर के लिए आपके पास हैं। तो अकॉर्डिंगली 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 14 मिनट्स का समय आपके पास है। तो ऐसे में अगर कल को क्वेश्चन आपको इक्वेशन सॉल्विंग वाला पार्ट देता है तो वहां पर आपको लगने वाला जो समय है वो चल जाता है मोर देन 30 मिनट्स। तो ऐसे केस में मैं आप लोगों को वो सजेस्ट नहीं करता हूं। दैट्स वाई ओनली आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो वही क्वेश्चंस करूंगा जो कि इंस्टीट्यूट पूछता आ रहा है और पूछता रहेगा। मतलब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट जो है वो इक्वेशन फ्रेमिंग ही पूछेगा। इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में भी वही पूछा है। बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए सर कि कभी इंस्टीट्यूट इक्वेशन सॉल्विंग के भी पूछ ले, तो ऐसे केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस वाले पार्ट को स्किप करते हुए ही आगे बढ़े। अदरवाइज नहीं तो आप लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा उस क्वेश्चन को अपीयर करने के कारण से। मतलब कि आप उसमें 2 या 3 क्वेश्चन जितना समय लगा देंगे और फिर भी एक्यूरेसी आने की चांसेस कंपेरेटिवली थोड़े कम रहते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये पीडीएफ जो है आप लोगों को बता दूं, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारी वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में। आप जाएंगे वहां पर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में आप जाइएगा, वहां पर आशुतोष लाटा कंटेंट दिखेगा। आशुतोष लाटा कंटेंट में आपको एडिशनल क्वेश्चंस के नाम से मिल जाएगा और वहां पर आपको एक नया फोल्डर दिखेगा मई 2025 यूट्यूब के नाम से, वहां पर आपको क्यूटी वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43, 7 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस जून 2023 में पूछा था। क्या कहता है? उत्कर्ष बैंक इज इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स लोन पॉलिसी इन्वॉल्विंग ए मैक्सिमम ऑफ ₹600 मिलियन। क्वेश्चन ने कहा कि आपकी जो कोई बैंक है उत्कर्ष बैंक करके, वो क्या करना चाह रहा है, वो बेसिकली अपनी लोन पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहा है और उसमें उन्होंने लोन पॉलिसी में कहा इन्वॉल्विंग ए मैक्सिमम ऑफ 600 मिलियन। दैट मीन्स आपके पास जो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो अवेलेबल है वो है 600 मिलियन। ओके, टेबल बिलो गिव्स द रिलेवेंट टाइप ऑफ लोन, बैड डेट्स आर नॉट रिकवरेबल एंड प्रोड्यूस नो इंटरेस्ट रेवेन्यू। क्वेश्चन ने कहा जो नीचे टेबल दी हुई है उसमें आपको रिलेवेंट टाइप ऑफ लोन्स के बारे में बताया गया है। जो बैड डेट्स होंगे वो नॉट रिकवरेबल होंगे और प्रोड्यूस नो इंटरेस्ट, और उन पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। टू मीट कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर बैंक से कॉम्पीट करने के लिए द फॉलोइंग पॉलिसी गाइडलाइन हैव बीन सेट। तो हमने कुछ पॉलिसी सेट की हैं। क्या? एटलीस्ट 40% ऑफ द फंड मस्ट बी एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल लोन। जो आपका 40% ऑफ द लोन है ना, दैट मीन्स आप लोगों के पास यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल 600 मिलियन है, उसका 40% बात करता हूँ तो 240 मिलियन। तो एटलीस्ट 40% ऑफ द फंड जो होगा वो आपका एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन में रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। फंड्स एलोकेटेड टू हाउसिंग मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल लोन गिवन टू पर्सनल कार एंड हाउसिंग। जो आपको हाउसिंग लोन है ना, वो आप लोगों का पर्सनल, हाउसिंग एंड कार, इन तीनों का मिलाकर के जो टोटल लोन बनता है उसका 50% एटलीस्ट हाउसिंग में होना चाहिए। मतलब आपको 3 तरह के लोन दे रखे हैं, उन 3 तरह के लोनों में से इन्होंने ये कहा है उन 3 में से एक जो हाउसिंग है उसका इन तीनों के टोटल का 50% एटलीस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स सपोज से यहाँ पर अगर आपका हाउसिंग जो है, हाउसिंग, आपका पर्सनल और आपका कार, ये अगर तीनों मिलाकर के सपोज से 100 करोड़ हो रहे हैं तो आपका एटलीस्ट उस 100 में से 50 करोड़ तो आपका हाउसिंग को ही होना चाहिए। एटलीस्ट बोला है, दैट मीन्स मोर 50 और मोर। द ओवरऑल बैड डेट्स ऑन ऑल लोन्स
मे नॉट एक्सीड 0.06। क्वेश्चन ने कहा जो ओवरऑल आपका जो टोटल लोन है ना, सॉरी बैड डेट्स है, वो आपका टोटल बैड डेट्स जो रहेगा वो मे नॉट एक्सीड का मतलब हो गया मैक्सिमम सीलिंग दे दी आपको 0.06। तो टोटल है आपका 600 मिलियन का, तो 600 मिलियन का 0.06 दैट मीन्स 36 मिलियन एट आपका जो मैक्सिमम जो बैड डेट्स रहेगा वो रहेगा 36 मिलियंस का। अब इसका मतलब ये हो गया कि भैया 36 मिलियन या उससे कम होगा, मैक्सिमम इज 36 मिलियन। आपको टाइप ऑफ लोन दे रखा है, आपको इंटरेस्ट दे रखा है, बैड डेट्स की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। रिक्वायर्ड क्वेश्चन कहता है डेवलप करिएगा फॉर्मुलेट ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल टू डिटरमाइन ऑप्टिमम लोन अलोकेशन। ऑप्टिमम लोन अलोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए आपका काम क्या है, डेवलप एंड फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। दैट मीन्स आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस बना करके चलनी है। दोस्तों यहां पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, आप लोगों को बता दूं, इक्वेशन जितने भी हम लोग इक्वेशन फ्रेमिंग करते हैं उनको हम यूजुअली 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो आप लोगों को पर्टिकुलरली क्वेश्चन से समझ में आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा। अगर मैं बैंक के एस्पेक्ट पे बात करूं तो बैंक क्या चाहेगा कि भैया हमारा जो इंटरेस्ट का रेवेन्यू है वो सबसे मैक्सिमाइज हो। तो यहां पर आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमाइज इंटरेस्ट। बात कर लेते हैं फिर दूसरे फंक्शन की, तो वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है जो क्वेश्चन में आप लोगों को लिमिटेशंस दी हुई होती हैं, उन लिमिटेशंस को आपको इक्वेशन फ्रेमिंग में बताना होता है। जैसे कि क्वेश्चन ने कहा कि आपका टोटल जो फंड है उसका 40% फंड एग्रीकल्चर और कमर्शियल लोन को होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन, सपोज से हमने माना कि आप लोगों के लिए यहाँ पर 5 तरह के लोन है, पर्सनल, कार, हाउसिंग, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल। 5 तरीके के लोन है। माना कि मैंने पहले लोन को नाम दे दिया ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी, पांचवे को ई। तो ऐसे केस में क्वेश्चन ने कहा एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन में जो है वो आपका कितना होना चाहिए, वो एटलीस्ट 40% होना चाहिए। इसका मतलब एटलीस्ट 40% मतलब 600 का 40 240। तो आपका ये हो गया कि एग्रीकल्चर और कमर्शियल लोन में जो भी आपका अमाउंट अलोकेट होगा वो अमाउंट अलोकेट मोर देन और इक्वल टू होना चाहिए आपका 240 के, ये कंडीशन है। तो एग्रीकल्चर को हमने क्या नाम दिया था सर, एग्रीकल्चर को हमने नाम दिया था डी और कमर्शियल को दिया था ई। मतलब कि मैंने आपको ये बताया कि अमाउंट अलोकेटेड टू एग्रीकल्चर इज, सपोज अमाउंट अलोकेटेड टू एग्रीकल्चर इज डी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी प्लस ई, डी एग्रीकल्चर, ई आपका कमर्शियल लोन। तो डी प्लस ई शुड बी मोर देन और इक्वल टू 240। ये हो गए हैं आपके कांस्टेंट फंक्शन। और एक होता है आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन। नॉन नेगेटिव फंक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों, जो भी हमने ये माना है ना कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड ई, तो आप लोगों को नॉन नेगेटिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो अमाउंट है अलोकेटेड टू दिस लोन, दिस शुड बी 0 और मोर देन, मतलब कि या तो ये 0 होगा या मोर देन होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि लोन वाले में माइनस का अमाउंट आएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली उस केस के अंदर आप लोगों को वो नॉन नेगेटिव फंक्शन, तो ये 3 तरीके के फंक्शन आप लोगों को रहेंगे। मैं ऑल्दो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। यहां पर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं, मैं एक एक इक्वेशन पे चल रहा हूं। आप लोगों को यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर, हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि लेट द अमाउंट टू बी अलोकेटेड, या मैं सॉल्व ही करके दिखा देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो सॉल्व ही नहीं किया, हमसे तो मेहनत करा देते हो, खुद तो मेहनत करते ही नहीं हो। तो आओ जी, बस भगवान से दुआ करना हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा काम दे जाए। लो जी, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 43 और ये रहेगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट द अमाउंट allocated as loan towards personal, कार लोन, हाउसिंग लोन, एग्रीकल्चर लोन, कमर्शियल लोन, बी ए बी सी डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या लिखा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि लेट द अमाउंट अलोकेटेड एज लोन टुवर्ड्स पी पर्सनल लोन, कमर्शियल आपका सी मतलब कि कार लोन,
एच मतलब हाउसिंग लोन, ए मतलब एग्रीकल्चर लोन और सी मतलब कमर्शियल लोन। आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। तो बी, ए बी सी डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, ये आप लोगों का क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब आप खुद सोच के बताओ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पे होती है सर, जो अमाउंट आप देते हो उस पर। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है जी मैक्सिमाइज जेड, यहां जेड से मतलब है इंटरेस्ट से, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू, आपका मैक्सिमाइज करना है जेड को, और जेड क्या रहेगा यहां पर सर, जेड रहेगा आप लोगों के लिए इंटरेस्ट अमाउंट। आपको ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि एज ए बैंक आप क्या चाहोगे, आपका रेवेन्यू किस फॉर्म में होता है सर, इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो इंटरेस्ट शुड बी मैक्सिमम। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है सर, जो आपने लोन दिया है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो उसकी इंटरेस्ट रेट से। तो लेट्स से पर्सनल की बात करूं तो 17%, तो 17% बोलूं या 0.17 बोलूं एक ही बात है। अगर मैं 0.17 को आपके कार लोन सॉरी पर्सनल लोन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा क्या पर्सनल लोन का, तो सर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। लो जी, आपने कुल मिला के कुछ नहीं किया, आपने जो अपना पर्सनल लोन है उसको उसकी इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई किया, आपका काम हो गया। सेम इसी तरीके से आपको सारे लोन्स को कर देना है। तो आपके लिए कार लोन हो जाएगा तो 0.14B प्लस 0.11C प्लस 0.10D प्लस 0.13E। लो जी, तो मैक्सिमाइज जेड आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में आपने यहां पर पांचों चीजें, पांचों पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बड़ी आसान है, आपने अपना अमाउंट जो एलोकेट किया उसको हमने माना था ए बी सी डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, जो भी लोन है उसके हिसाब से उनको हमने इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब आइए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जो क्वेश्चन ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी होती है ना, वो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन बोलें या मैक्सिमाइज जेड सब्जेक्ट टू, तो आप चाहे सब्जेक्ट टू लिख करके चलो चाहे कांस्टेंट फंक्शन लिख दो, आप दोनों चीज एक ही बात है। तो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट की बात करें तो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या रहेगा, आपको देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर हम तो हमें समझ में आ रहा था एटलीस्ट 40% ऑफ द फंड मस्ट बी अलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन। आप देखो एग्रीकल्चर और कमर्शियल लोन को हमने क्या बोला था, डी, और कमर्शियल को बोला था ई। तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब आपका 40% कितना होता है सर, 40% ऑफ द फंड कितना होगा, 40% ऑफ फंड इज इक्वल टू 600 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40%, तो आ जाएगा 240 मिलियन। इसका मतलब सब्जेक्ट टू क्या है, सब्जेक्ट टू है सर जो आपने डी और ई दिया है ना, तो अमाउंट ऑफ लोन एग्रीकल्चर डी, अमाउंट ऑफ कमर्शियल लोन ई, तो डी और ई का जो कंबाइंड टोटल है ना, ये कंबाइंड टोटल क्या होना चाहिए आपका, मोर देन या इक्वल टू होना चाहिए 240 मिलियन के। क्वेश्चन ने कहा था कि मस्ट बी एटलीस्ट 40%, तो एटलीस्ट 40% का मतलब ये हो गया कि हाँ जी कम से कम 240 तो होगा ही होगा। तो डी प्लस ई शुड बी मोर देन और इक्वल टू 240, ये आप लोगों के लिए हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, जो लिमिट का है। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा आप लोगों को कि हमारे पास जितनी भी टोटल लोन है वो टोटल लोन की कैपेसिटी हमारी 600 मिलियन की है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 600 मिलियन। लेस देन और इक्वल टू क्यों बोला, क्योंकि 600 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता। आपका टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपोजर अगर मैं बात करूं, टोटल अमाउंट ऑफ लोन अगर मैं बात करूं, क्योंकि फंड की लिमिट हमारे पास है ही इतना ही हमारे पास फंड है। आप यहां पर हर एक कंडीशन के आगे आप जरूर से लिखेंगे फंड लिमिट, और यहां पर आप लोगों का लोन रेस्ट्रिक्शन है कि भैया लोन कितना है, तो लोन कितना रेस्ट्रिक्ट किया है आपने, वो हो गया। हर एक कंडीशन को आप ये बताते चलेंगे। आगे चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन ने आपको यहां पर बोला है कि आप लोगों का फंड अलोकेटेड टू हाउसिंग मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल लोन टू पर्सनल कार एंड हाउसिंग। तो पर्सनल कार एंड हाउसिंग की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे मैंने क्या बोला है, पर्सनल को बोला है ए, कार को बोला है बी और हाउसिंग को बोला है सी। तो क्वेश्चन ने आपको बोला है कि जो हाउसिंग है दैट मीन जो सी है, ये सी आपका कितने के बराबर रहेगा सर, आपका सी जो है वो रहेगा एटलीस्ट आप लोगों का 50%। किसका 50%, टोटल ओवरऑल का। तो
तो ऐसे केस में आप लोग क्या बोलेंगे, टोटल ओवरऑल कितना, इन पर्टिकुलरली 3 का। तो मैं यहां पर लिखूंगा आपका क्या बोलेंगे, हाउसिंग को सी। तो अमाउंट ऑफ सी शुड बी मोर देन और इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा एटलीस्ट 50% है, एटलीस्ट 50 बोला है ना, यस सर, एटलीस्ट 50% बोला है। लेकिन किसका, अब बच्चा जल्दबाजी में कर देता 600 का 50%, नहीं, क्वेश्चन ने 600 का 50% नहीं बोला, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कोई 3 लोन सेलेक्ट किए हैं, उन 3 लोन में से आपको बोला है कि इन 3 लोन का 50% रहेगा। तो 3 लोन कौन कौन से थे, तो मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 0.5 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बी और सी का जो कंबाइंड टोटल है ना, उसका 50% आपने निकाला, और आपका जो सी है ना, ये सी आपका इससे अधिक होना चाहिए। अब आप लोग चाहें तो इसको यहां पर दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको यहां पर जीरो के हिसाब से बनानी है इक्वेशन कि भैया हमको यहां पर जीरो करना है, तो आपको ऐसे इक्वेशन में क्या करना होता है, हमको यहां पर इज इक्वल टू मानते हुए चलना है, जैसे आप इक्वेशन में करते आए हो ना। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, सी इज इक्वल टू 0.5 ए प्लस 0.5 बी प्लस 0.5 सी, ऐसा बोल दूं, और अगर मेरे को यहां पर इस सी को भी मुझे RHS में लेके जाना हो, या ये जितने भी हैं उनको अगर मुझे उधर लेकर के जाना हो, तो क्या होगा सर, ये हो जाएंगे आपके माइनस में। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस में। तो आप देखेंगे सी अगर आपको इधर लेकर के जाना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, इधर तो सी है ही है, माइनस होंगे, क्या क्या माइनस होंगे, 0.5 ए जो है वो प्लस 0.5 बी। सर आप प्लस कैसे कर रहे हो, माइनस करना है ना, मैंने कहा माइनस मैंने बाहर एक साथ लिख दिया है। तो आपका ये जो रहेगा ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 0, कि या तो ये 0 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो सी पर अलोकेशन आए वो सी पर अलोकेशन 50% से ज्यादा आए, 50% से ज्यादा आए। तो 50% से ज्यादा है, इसका मतलब अगर मैंने इधर वाले आइटम को सारे को इधर ले लिया तो इसका मतलब उधर मेरे 0 होगा। तो वो आप लोगों का जो मोर देन इक्वल टू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एज इट इज फॉलो हो जाएगा। तो ऐसे केस में अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.5 सी माइनस 0.5 ए माइनस 0.5 बी, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को हल्का सा थोड़ा सा 0 के फॉर्मेट में लिख दिया, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों का क्या होगा, आप लोग यहां पर क्लियरली लिख देंगे कि 0.5 सी माइनस 0.5 ए माइनस 0.5 बी। मतलब आप लोगों को ये क्लियर है। देखो यार सिंपल सी चीज है ना, हम ये कह रहे हैं कि आपका जो सी है उस पर्सनली जो सी का किसका है, हाउसिंग का, हाउसिंग को आपको एटलीस्ट 50% देना है। अगर हाउसिंग को 50 दिया है तो ये दोनों क्या होंगे, ये बाकी बचा हुआ ये 50 होगा या 50 से कम होगा। तो अगर ये सपोज से ये 50 है या 55 है तो बाकी बचे हुए कितने होंगे 45। तो कितना आएगा ये सर 10 आएगा। या अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो यहां पर 0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये जो आप यहां पर कर रहे हो ये आपके पास माइनस में नहीं आएगा कभी भी। माइनस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एटलीस्ट 50% आपको सी को देना ही देना है। तो इसका मतलब ये 50 से कम आएगा ही नहीं, और ये 50 से कम, क्योंकि अगर ये माइनस में कब आएगा, जब ये 49 होगा, क्योंकि ये 49 होगा तो ये 51 होगा, तो ये माइनस में आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये इक्वेशन मैंने लिख करके दिया आपको कि आपका जो हाउसिंग को लोन है उनमें से अगर मैं इन दोनों लोन को हटा भी दूं, इन दोनों लोन को लेस भी कर दूंगा, तो भी मेरे पास जो अमाउंट अलोकेटेड रहेगा वो अमाउंट टू बी अलोकेटेड शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये वाली इक्वेशन आपकी होगी। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा ओवरऑल बैड डेट्स जो है ना, वो ओवरऑल बैड डेट्स आपका होना चाहिए कितना, ओवरऑल बैड डेट्स की लिमिट है 36 मिलियन। क्यों 0.6, तो बैड डेट्स के लिए आप इक्वेशन बनाओगे। बैड डेट्स की इक्वेशन कैसे बनेगी सर, हर एक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, तो हर एक लोन को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो बैड डेट्स आ जाएगा। भैया 100 रुपए का लोन दिया, उसमें से 0.10 मेरी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि 100 मल्टीप्लाई बाय 0.10, ये मेरा इतना अमाउंट का बैड डेट्स आएगा ए लोन पर। तो सेम इस तरीके से सब लोन का बैड डेट्स निकाल लूंगा, और दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 36 मिलियन। तो आप लोगों के लिए मैक्सिमम बैड डेट्स कितना है, @0.06, मतलब कितना होगा 600 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो ये हो जाएगा आपका 36 मिलियन। क्या हो जाएगा दोस्तों 36 मिलियन हो जाएगा।
तो अब आप इक्वेशन बना दो। आपका ए जो लोन है, ए लोन पर प्रोबेबिलिटी है 0.10, तो मैं सीधा अब आपको मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूं। तो 0.10 ए प्लस 0.07 बी प्लस 0.05 सी प्लस 0.08 डी प्लस 0.06 ई। दिस शुड बी क्या होना चाहिए? 36 मैक्सिमम। अगर आपको 36 बोला है, इसका मतलब इन सब का टोटल 36 से कम होना चाहिए या मैक्सिमम 36। तो दिस ऑल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 36 मिलियन। तो ये आपका सारा 36 मिलियन से कम या मैक्सिमम 36 मिलियन के बराबर होना चाहिए। ये आपकी हो गई इसकी कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है? इसके अलावा और कोई कांस्टेंट फंक्शन मेरे को दिया नहीं है, तो भैया नॉन नेगेटिव फंक्शन बना दो सीधा, नॉन नेगेटिव फंक्शन। और नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या बोलेगा? ए बी सी डी एंड ई, these all should be more than or equal to 0। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 या 0 से अधिक होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्रीकल्चर को लोन दिया है माइनस में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो एग्रीकल्चर लोन ही नहीं दिया होगा तो वो 0 होगा, या दिया होगा तो 10 20 30 करोड़ जो भी होगा तो वो अकॉर्डिंगली ज़्यादा ही होगा। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 43 जो है, जो मैंने आप लोगों को समझाया, पूरा बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 7 मार्क्स में इंस्टीट्यूट ने पूछा, ऑल्दो मेरे को समझाने में इसको आपको 17-18 मिनट का समय लगा, बट आप लोग जब इसको एग्जाम में परफॉर्म करने जाओगे, अगर आपको इक्वेशन बनाने का तरीका ऑलरेडी आता है तो आप लोगों को ऑलरेडी मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा का समय आपको नहीं लगेगा। ठीक है? क्लियर है? चलो जी, आइए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का रहेगा 44, 6 मार्क्स ओल्ड जून 2023, मतलब कि जून 2023 के ओल्ड सिलेबस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इन ए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2 प्रोडक्ट ए एंड बी आर मेड इन्वॉल्विंग 2 ऑपरेशन। एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, 2 प्रोडक्ट बनाते हैं ए और बी, और उनमें 2 प्रोसेस लगते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ बी ऑल्सो रिजल्ट इन ए बाई प्रोडक्ट सी। जो आप प्रोडक्शन करोगे ना बी का, तो उससे आपका क्या होगा? रिजल्टेंट आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा सी। द प्रोडक्ट ए कैन बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60 पर यूनिट। जो प्रोडक्ट ए है उसको आप 60 रुपए पर यूनिट के प्रॉफिट पर बेचोगे, एंड बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 90 पर यूनिट, और बी को आप 90 रुपीज के प्रॉफिट पर बेचोगे। एंड द बाय प्रोडक्ट सी हैज ए प्रॉफिट ऑफ 25, और बाय प्रोडक्ट जो आपका सी बनेगा वो आपका 25 रुपीज पर यूनिट बनेगा। ठीक है? फोरकास्ट शोज दैट अप टू 6 यूनिट कैन बी सोल्ड, और फोरकास्ट बोलता है कि आपका अप टू 6 यूनिट्स कैन बी सोल्ड, तो 6 यूनिट तक आपका बिक सकता है। द कंपनी गेट 2 यूनिट्स ऑफ सी फॉर ईच यूनिट ऑफ बी प्रोड्यूस। क्वेश्चन बोलता है आपका कंपनी गेट 2 यूनिट ऑफ सी फॉर ईच यूनिट ऑफ बी प्रोड्यूस। जितनी भी यूनिट आप बी की बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने 100 यूनिट बनाई तो 200 यूनिट सी की बन जाएगी। अगर आपने 1000 यूनिट बनाई तो 2000 यूनिट सी की बन जाएगी। क्वेश्चन ने ये बोला है द मैन्युफैक्चरिंग टाइम आर 3 आवर्स पर यूनिट फॉर ए ऑन ईच ऑफ द ऑपरेशन 1 एंड 2। क्वेश्चन ने कहा जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है ना वो आपका ए के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए 3 घंटे का समय लगता है आपके दोनों ऑपरेशन पर, ऑपरेशन 1 पर भी, क्योंकि ऑन ईच ऑफ द ऑपरेशन बोला है, मतलब कि ऑपरेशन जो 1 होगा उसमें भी ए को बनाने में 3 घंटे का समय लगेगा, बी को बनाने, सॉरी ऑपरेशन जो 2 होगा उसमें भी बनाने में 3 घंटे का समय लगेगा। एंड 4 आवर्स एंड 5 आवर्स फॉर बी ऑन ऑपरेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। और वहीं अगर प्रोडक्ट बी की बात करें तो ऑपरेशन 1 के अंदर 4 घंटे का समय लगेगा और ऑपरेशन बी में आपको 5 घंटे का समय लगेगा। बिकॉज द प्रोडक्ट सी रिजल्ट फ्रॉम प्रोडक्ट बी, तो नो टाइम इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग सी। तो क्योंकि आपका जो बाय प्रोडक्ट है सी, वो बाय प्रोडक्ट सी कहां से बन के आया सर? वो बाय प्रोडक्ट सी आपका बन करके आ रहा है आपके बी से, तो इस कारण से उसके अंदर आपका कोई भी एडिशनल समय आपका नहीं लगेगा। द अवेलेबल टाइम आर 18 आवर्स 21 आवर्स फॉर ऑपरेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। आपको प्रोडक्शन जो ऑपरेशन 1 है उसमें आपके पास 18 घंटे है, मतलब कि मैक्सिमम समय, तो आपका टोटल समय जो लगेगा प्रोडक्शन बी में, वो आपका प्रोडक्शन के अंदर ऑपरेशन 1 में आपके 18 घंटे ही अवेलेबल है और बी में आपके प्रोडक्ट ऑपरेशन 2 में आपके पास 21 घंटे ही अवेलेबल हैं। द कंपनी डिजायर टू नो दैट हाउ मच ए एंड बी शुड बी प्रोड्यूस कीपिंग सी इन माइंड टू मेक हाईएस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन जानना चाहता है आपसे कि भैया हमें आपके हाईएस्ट प्रॉफिट कमाने के लिए हमको कैसे
कितना ए और बी प्रोड्यूस करना है, तो इसका मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आपका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन ने कहा फॉर्मुलेट कीजिएगा एलपी मॉडल फॉर दिस प्रॉब्लम। इस मॉडल प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, एलपी मॉडल बना करके बताना है। अब इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ना इसके सॉल्यूशन से ही समझाऊंगा। मैंने पहला क्वेश्चन तो आपको तीनों चारों इक्वेशंस के साथ समझा दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं आपको पहले पूरा समझा दूंगा, फिर उसको इक्वेशन से डायरेक्टली आपको डिक्टेट करके दिखाऊंगा कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन ने आपको यहाँ पर क्लियरली कहा है कि अगर आप ए बेचोगे तो 60 रुपए का प्रॉफिट आएगा, बी बेचोगे 90 रुपए का प्रॉफिट आएगा और सी बेचोगे तो 25 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर माना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली x1, यही माना है ना, यस, x1, x2 एंड x3। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर एक यूनिट से आपको 60 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है तो x1 यूनिट से कितना आएगा, 60x1, प्लस एक यूनिट से आपको 90 रुपए आ रहा है तो x2 यूनिट से कितना आएगा सर, 90x2। एक यूनिट से आप लोगों को 25 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है बाय प्रोडक्ट पर, तो x3 यूनिट से 25, और ये क्या है, मैक्सिमाइजेशन z। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। मैंने पूरा सॉल्व किया है, बस मैं वहां पर आपको लिख करके अलग से नहीं लिख के दिखा रहा हूं, यहां पर मैंने लिख के दिखा दिया। यहां पर हमको क्या करना था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है सर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और एक यूनिट से प्रॉफिट कितना है वो हमारे पास आ गया। नंबर ऑफ यूनिट्स हमको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमने उसको मान लिया। मानना तो अपने को बचपन से आता है, बहुत बार आपने ये भी माना होगा कि माना कि वो भी मेरे से प्यार करती होगी, ऐसे मानते हैं अपन लोग। तो ये वाली चीज होती है, एक्चुअलिटी कुछ अलग होता है ना। तो फिर बाद में वो ऐसे हो जाता है कि आई लव यू एज ए फ्रेंड ओनली, तो वो वाला चीज़ हो जाती है, मतलब कि आपको मिलेगा कुछ नहीं बट फिर भी मैं आपको चाहती हूँ, तो वैसा वाला केस है। वो बड़ा खतरनाक केस है, मतलब कुल मिलाकर के आपकी लंका पूरी लगाई जाएगी बट आपको उसके अंदर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। आगे चलो, आगे चलते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं, कोई इक्वेशन आ रही है क्या, कोई कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है क्या। तो कांस्टेंट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सर मुझे यहां पर ये कांस्टेंट फंक्शन ये नजर आ रहा है कि आप सबसे पहले अगर आपकी जो यूनिट है, अगर आपने बी बनाई तो उससे आपको 2 यूनिट निकल के आएगी सी की। तो भैया बी की कितनी यूनिट बनाई सर, बी की यूनिट बनाई है हमने x2। अगर एक x2 इसकी बनाई है तो यहां पर ये क्या होगा आपके लिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक x2 आपका बना तो दिस शुड बी इक्वल टू क्या होगा, 2x3। आपने जितनी यूनिट बनाई उसके डबल, उसका डबल आपका हो जाएगा x3 यूनिट्स। तो ऐसे केस में आप लोगों का वो चीज क्लियर हो जाएगी। आगे चलो, देन उसके बाद में आपको टोटल आवर्स दिए हुए हैं प्रोडक्शन प्रोसेस 1 में। प्रोसेस 1 में 18 घंटे हैं, तो प्रोसेस 1 में आप देखोगे x1 को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे, तो x1 यूनिट को बनाने में 3x1 प्लस। बात करें प्रोसेस 1 में बी को बनाने में कितना समय लग रहा है, तो बी को बनाने में लग रहा है 4 घंटे, तो एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे, तो x2 यूनिट को बनाने में इतने घंटे। अब ये दोनों कंबाइंड हो गए, मतलब कि प्रोडक्ट ए का 3x1, प्रोडक्ट बी का 4x2। अब ये दोनों मिलाकर के आपके 18 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकते, तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 18। आप चाहो तो मैं चेक कराते हुए चलता हूं, 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 18। मैक्सिमाइजेशन z 60x1 प्लस 90x2 प्लस 25x3, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाएगा ऑपरेशन नंबर 2 के लिए। ऑपरेशन 2 में इधर तो वही 3x1 लगेगा क्योंकि दोनों प्रोसेस में एक ही आवर्स लगते हैं, तो 3x1 प्लस यहां प्रोसेस 2 के अंदर 5 घंटे लगते हैं, 5x2। अब इन दोनों का कंबाइंड टोटल कितना होना चाहिए सर, आपके 21 या उससे कम, तो लेस देन और इक्वल टू 21। लो जी, 3x1 प्लस 5x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया सर। फिर इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा आपको यहां पर एक और इक्वेशन कि फोरकास्ट ये कहता है दैट अप टू 6 यूनिट कैन बी सोल्ड। तो मैक्सिमम आपकी जो प्रोडक्ट सी है उसकी 6 यूनिट ही बिक सकती है, तो हमारा को क्या होगा, प्रोडक्ट सी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 6 यूनिट, तो x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। तो एक आपकी ये इक्वेशन हो गई, x3 इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 6, और x2 इज इक्वल टू 2x3 हो जाएगा क्योंकि डबल यूनिट बनेगी तो वो डबल का हो गया, और ये नॉन नेगेटिव फंक्शन हो गया, और ये हो गया आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन। दैट्स इट, क्लियर है क्या, ये हो गया है इसका नॉन नेगेटिव फंक्शन। आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। आगे एक और सम है हमारे पास, ये सम आया था जी ओल्ड सिलेबस में। अगेन आप देख रहे हो न्यू सिलेबस में अभी तक केवल एक ही बार आया है क्या क्वेश्चन, नहीं सर, न्यू सिलेबस में जून 2024 में भी आया था, ठीक है, जून 2024 में भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45,
6 मार्क्स ओल्ड दिसंबर 2023, ओल्ड सिलेबस दिसंबर 2023 में आया था क्या? SCML ए म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ 20 लाख अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ब्लू चिप स्टॉक, स्पेक्युलेटिव स्टॉक एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके पास 20 लाख रुपए हैं। कांस्टेंट फंक्शन हो गया क्या कि हाँ भैया हमारे पास केवल 20 ही लाख रुपए हैं, तो कांस्टेंट हो गया। एक कांस्टेंट फंक्शन यहां से बनेगा, ध्यान रखिएगा। द एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क फैक्टर आर गिवन बिलो। आपको यहां पर एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है और रिस्क फैक्टर दे रखा है, तो क्लियरली समझ में आता है म्यूचुअल फंड कंपनी क्या चाहेगी सर, उनका एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो उनका मैक्सिमाइज हो। तो ये चाहेंगे म्यूचुअल फंड इज रिक्वायर्ड टू कीप एटलीस्ट 2 लाख इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में एटलीस्ट 2 लाख रखा जाएगा। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आपके हो गए, सपोज इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं मैक्सिमाइज जेड की बात करूं तो मैक्सिमाइज जेड क्या होगा, आप देखो जितना भी अमाउंट अलोकेट किया, सपोज से गवर्नमेंट बॉन्ड को आपने ए अलोकेट किया, आपको यहां पे रिटर्न कितना है 14%, तो रिटर्न कितना आ जाएगा सर, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 0.14 ए। ये रिटर्न आ गया आपको गवर्नमेंट बॉन्ड से, प्लस 0.19 बी ये आ गया आपको ब्लू चिप स्टॉक से, फिर 0.23 सी ये हो गया आपको स्पेक्युलेटिव स्टॉक से, प्लस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से 0.12 ये हो गया आपको डी से। तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू हो गया आपके पास ये, क्लियर है। इसके बाद आ जाओ जी, आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन में क्वेश्चन ने कहा है आपके 20 लाख ही हैं साहब हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सारा मिला करके जो है आप लोगों के लिए दिस शुड बी या तो लेस होना चाहिए 20 लाख से या इक्वल टू होना चाहिए 20 लाख से। तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20 लाख, क्लियर है क्या? दिस शुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 20 लाख ही है ना, यस सर। फिर आगे बोलता है एंड नॉट टू एक्सीड एवरेज रिस्क फैक्टर ऑफ 42, और क्वेश्चन कहता है कि आपका एवरेज रिस्क फैक्टर जो है ना वो आपका 42 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब 42 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपको रिस्क फैक्टर 0 से 100 पे दे रखा है, इसका मतलब आपको काइंड ऑफ परसेंटेज में दिया हुआ है, और आप चाहते हो कि भैया ये 42 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहां पर आपका कितना है, तो यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया आपके पास, और हमारे को यहां पर चाहिए नॉट टू एक्सीड एवरेज रिस्क फैक्टर जो है वो आपका 42 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एवरेज रिस्क फैक्टर का मतलब हो गया कि हम यहां चारों का रिस्क निकाल लेंगे और इसमें डिवाइड लगा देंगे आप लोगों का जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो, और उसका जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो उसके बराबर आ जाएगा, तो वो 42 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तभी तो एवरेज निकलेगा। एवरेज रिस्क फैक्टर निकलेगा कैसे, तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि आपके लिए 0.12 ए प्लस 12 ए कर दीजिए आप, क्योंकि नीचे ABCD का डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो नीचे आप लोग यहां पर क्या करेंगे, आपका A B C और D का जो टोटल करेंगे, तो टोटल करने से आपके पास टोटल अमाउंट अलोकेट आ जाएगा। तो 12A प्लस 24A प्लस 48A, सॉरी 24B 48C प्लस 6D डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C प्लस D, ये टोटल अमाउंट आ गया आपका इन्वेस्टेड। दिस शुड बी, ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 42, ये आपके 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या, क्लियर है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई साहब आपका जो स्पेक्युलेटिव स्टॉक है ना मस्ट बी एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड के बारे में बात करूं तो दोस्तों वैसे तो इस जगह पर बनना क्या चाहिए, 20 लाख अमाउंट इन्वेस्टेड है वो उसका आपका 20%, कितना हो गया सर 20 लाख का 20%, 4 लाख। तो आपका स्पेक्युलेटिव स्टॉक क्या है, सी, तो हम क्या बोलेंगे कि सी के अंदर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट है दिस शुड बी एटलीस्ट बोला है या मैक्सिमम बोला है, मस्ट बी एट मोस्ट, आपका एटलीस्ट नहीं बोला है, एट मोस्ट बोला है। तो एट मोस्ट के अंदर हो गया कि भैया इसमें आपका स्पेकुलेटिव में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 लाख।
ये लो जी। तो सी के अंदर आपका 4 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है क्या? क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके अंदर सारी इक्वेशंस बन गई हैं। क्वेश्चन ने यही पूछा था फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग, डू नॉट सॉल्व इट, तो हमने सॉल्व किया भी नहीं। क्लियर? डन क्या? ये आपकी सारी इक्वेशंस हो गई, सारे कांस्टेंट फंक्शन हो गए। आइए आज के सेशन का आखिरी सम, क्वेश्चन नंबर 46, 7 मार्च जून 2024 का। क्या बोलता है? FAMC लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट ABC, 3 प्रोडक्ट बनाता है ABC। इट यूजेस 2 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल 1 and 2, ऑफ विच 5000 एंड 7,500 रेस्पेक्टिवली आर अवेलेबल। आपके पास मटेरियल 1 और मटेरियल 2 की मैक्सिमम क्वांटिटी दे दी कि 5000 क्वांटिटी इसकी है, 7,500 इसकी है, इससे ज्यादा की क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज गिवन बिलो। आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट दे दी, तो भैया क्वेश्चन बोलता है अगर आप रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट ए बनाते हो तो उसके अंदर 3 यूनिट लगेगी 1 की और 5 यूनिट लगेगी 2 की। बी की बात करें तो 4 यूनिट लगेगी 1 की, 3 यूनिट लगेगी 2 की। सी की बात करें तो 5 यूनिट 1 की और 5 यूनिट ही 2 की। अब आप मेरे को यहाँ पर क्लियरली मुझे बताओ, क्वेश्चन ने एक कांस्टेंट फंक्शन हमको दिया था कि भैया हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ना, तो माना कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए बी एंड सी है उसको हमने रेस्पेक्टिवली मान भी ए बी और सी लिया। तो ए बी और सी अगर हम लोग उसको मानते हैं तो हमारे को यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है कि रॉ मटेरियल अगर ए यूनिट ए को बनाने के लिए सपोज इसको एक्स हम करो एक्स वाई जेड मान लेते हैं कि ए के लिए कितनी यूनिट बनी एक्स, बी के लिए कितनी यूनिट बनी वाई, जेड के लिए सी के लिए कितनी यूनिट बनी जेड। तो एक यूनिट को बनाने में आपके 3 किलो का 3 यूनिट, 1 किलो को बनाने, 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 यूनिट चाहिए 1 की। तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 यूनिट, तो x यूनिट को बनाने के लिए कितनी चाहिएगी 3x प्लस। 1 यूनिट को बनाने में 4, तो y यूनिट को बनाने के लिए 4y प्लस। 1 यूनिट को बनाने में 5 यूनिट चाहिए, तो आपके c यूनिट के लिए बनाने के लिए कितनी चाहिए 5z। अब ये सारा मिलाकर के क्या हुआ सर, ये आपका रॉ मटेरियल 1 का जो है ना टोटल आ गया कि हाँ जी रॉ मटेरियल 1 इतना यूज हो जाएगा। और ये कितने के बराबर होना चाहिए सर, 5000 यूनिट से ज्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो दीज ऑल शुड बी लेस देन इक्वल टू 5000। सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट बी का बन जाएगा, तो 5x प्लस 3y प्लस 5z, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 7500। ये लो जी, तो ये हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2 का काम हो गया जी डन। आगे बढ़ो। द लेबर टाइम फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रोडक्ट बी। क्वेश्चन ने कहा जो लेबर टाइम है ना ईच यूनिट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट बी। जो आपका लेबर टाइम लग रहा है प्रोडक्ट ए, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो लेबर टाइम है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए को इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रोडक्ट बी, मतलब प्रोडक्ट बी में जो समय लग रहा है उसका ट्वाइस है। मतलब अगर सपोज से मेरे को प्रोडक्ट बी को बनाने में अगर 100 घंटे लगते हैं तो प्रोडक्ट ए को बनाने में मुझे 200 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है? आगे चलिए। एंड 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ सी, और 3 टाइम होगा सी का। मतलब अगर मेरे को सी को बनाने में अगर मुझे 100 यूनिट लगते हैं तो ए को बनाने में मुझे 300 घंटे लगेंगे। और बी को बनाने में कितने लगेंगे सर, बी को बनाने में हमारे को लगेंगे 150। सर ये कैसे बनाया? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी। तो बी का ट्वाइस आ रहा है क्या? ये आपका हो गया है आपका सी का, ये बी का और ये ए का। क्वेश्चन ने कहा ध्यान से सुनिएगा कि लेबर टाइम फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रोडक्ट बी। तो जो प्रोडक्ट बी को बनाया उसका ट्वाइस है क्या सर, 150 की जगह 300, ट्वाइस हो गया। एंड 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट सी, और 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट सी हो गया क्या, यहां 100 है यहां 300 हो गया क्या। तो इसका मतलब इनके बीच का रेशियो क्या हुआ सर, इनके बीच का रेशियो ये हो गया है आपका 2:3:6 का। 2:3:6 का रेशियो का मतलब क्या हो गया, आप यहां पर देखेंगे। अगर यहां पर आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें, आगे चलिएगा, द एंटायर लेबर फोर्स ऑफ फर्म कैन प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट ऑफ 3000 यूनिट। जो आपकी पूरी की पूरी लेबर फोर्स है ना वो इक्विवेलेंट टू 3000 यूनिट्स लेबर फोर्स के इक्विवेलेंट बनाती है। तो अब भैया अगर ये तीनों की 3000 यूनिट के इक्विवेलेंट लेबर फोर्स है तो अब आपको किसको किसको कितनी कितनी लेबर फोर्स देनी है इस रेशियो में यूज कर लोगे क्या। मतलब आपका रेशियो क्या है, अगर मैं 50 से काटता हूं तो ये 2:3:6, तो 2:3:6 का रेशियो आपके लिए हो गया। आपके पास टोटल जो है वो हो गए हैं 3000 यूनिट।
3000 यूनिट। अब आप 3000 यूनिट को इस रेशो में करोगे अगर आप, तो 3000 डिवाइडेड बाय 2 और 3 5, 5 और 6 11, तो आ जाएगा 272.72। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहां पर क्या है, आपके जो लेबर टाइम है उस लेबर टाइम का इसके इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, द मिनिमम डिमांड ऑफ द 3 प्रोडक्ट इज 600, 650 एंड 500 रेस्पेक्टिवली। आपको यहां पर मिनिमम डिमांड जो है ना, वो मिनिमम डिमांड दे दी 600, 650 एंड 500 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हो गया कि आपका x, y और z, x शुड बी मोर देन इक्वल टू होगा 600 के, y मोर देन इक्वल टू होगा 650 के, एंड z मोर देन इक्वल टू होगा आपका 500 के रेस्पेक्टिवली। क्लियर है क्या? क्लियर है? इसके बाद जस्ट ए सेकंड में थोड़ा सा पानी का ब्रेक। यस गाइस, चलिए अब इसके आगे बात कर लेते हैं। ऑल्सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मस्ट बी इक्वल टू 2:3:4। जो आपकी यूनिट्स रहेंगी ना, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट ए की, बी की और सी की, तीनों की यूनिट्स जो रहेंगी मस्ट बी इक्वल टू 2:3:4 के रेशियो में रहेगी। प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए बी सी आर 50, 50 एंड 80 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कहता है एनालाइज कीजिए एंड फॉर्मुलेट कीजिएगा प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन नंबर ऑफ यूनिट टू ऑफ ईच प्रोडक्ट विच विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्वेश्चन ने कहा है केवल आपको फॉर्मुलेट ही करना है, लेकिन फॉर्मुलेट आपको इस तरीके से करना है कि हाँ भैया, हम जो यूनिट्स जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें उसको हम लोग निकाल सके। तो अल्टीमेटली सीधा ही बोल देते ना कि भाई साहब प्रॉफिट मैक्सिमाइज वाली इक्वेशन बनाओ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपको मैं कराने वाला हूँ। कैसे? ऑल्दो मैं सॉल्व इसके नीचे ही करूँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह है, तो मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा। लेकिन इसमें ध्यान से देखने वाली बात जो है, एक तो लेबर टाइम वाली जो इक्वेशन बनेगी उसको, और एक जो रेशो वाली इक्वेशन बनेगी, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहला तो आ जाएगा आपका मैक्सिमाइज जेड। उसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं मान लेता हूं कि यूनिट नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एबीसी इज एबीसी ही मान लेता हूं। एक्स वाई जेड से आपको कंफ्यूजन होगा, एबीसी ही मान लेता हूं। तो ऐसे केस में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कितना होगा फॉर 50 ए, एक यूनिट से 50, तो ए यूनिट से 50 ए प्लस 50 बी प्लस 80 सी। ये हो गया जी आपका। तो ये तो हो गया मैक्सिमाइजेशन की बात। कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन के अंदर एक तो रॉ मटेरियल वाली इक्वेशन हमारे पास है। तो रॉ मटेरियल वाली जो इक्वेशन है उसके ऊपर अगर मैं डिस्कशन करता हूं, तो वो तो खैर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूं कि आपका 3a प्लस 4b, जस्ट ए सेकेंड गाइज, जस्ट ए सेकेंड, यस सॉरी गाइस, एक अर्जेंट कॉल आ गया था घर से, तो उठाना पड़ा क्योंकि आपको पता है घर पे इन दिनों थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, तो दैट्स वाई उठाना जरूरी था। देन इसके बाद में बात कर लेते हैं। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c, ये कितना होना चाहिए सर? 5000 क्वांटिटी है तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5000। इस वाली इक्वेशन में कोई डाउट होगा ही नहीं क्योंकि बहुत आसान है। फिर बात कर लेते हैं दूसरे वाले मटेरियल की। तो 5a प्लस 3b प्लस 5c शुड बी लेस देन इक्वल टू 7500। ये लो जी, आप यहाँ ब्रैकेट में बस जरूर लिख देंगे कि ये रॉ मटेरियल 1 के लिए है, ये रॉ मटेरियल 2 के लिए है। ये आप लोग जरूर से ब्रैकेट में लिखेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन बेसिकली है किसका। देन इसके बाद में आते हैं नीचे। नीचे क्वेश्चन ने कहा लेबर टाइम फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट बी। जो आपका प्रोडक्ट ए है उसका, सॉरी, प्रोडक्ट ए का जो टाइम है वो प्रोडक्ट बी का ट्वाइस है। प्रोडक्ट बी का ट्वाइस। देन फिर ये और प्रोडक्ट सी का थ्राइस है, मतलब कि 3 टाइम्स है। द एंटायर लेबर फोर्स ऑफ द फर्म कैन प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ऑफ 3000 यूनिट। इक्विवेलेंट ऑफ 3000 यूनिट का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट ऑफ 3000 यूनिट का मतलब क्या होगा? जस्ट अगेन एक सेकेंड, एक मैसेज आ रहा है घर से, सॉरी बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कुछ अर्जेंट ही है। सॉरी गाइज, एक्चुअली क्या है कि मेरी मदर का अभी हार्ट ऑपरेशन हुआ है एंड कॉल आता है कि दैट थोड़ा ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, तो दैट्स वाई मुझे कॉल अटेंड करना पड़ रहा है। बट मेरे पास अभी लास्ट ही क्वेश्चन है जो मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं थोड़ा सा फास्टली कवर अप करूँगा। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैक्सिमाइज जेड मैंने समझा दिया, आप लोगों का रॉ मटेरियल 1 रॉ मटेरियल 2 मैंने समझा दिया। लेबर फोर्स के लिए आप लोग ध्यान से देखते हैं अगर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है
कैन प्रोड्यूस द इक्वलेंट ऑफ 3000 यूनिट। 3000 यूनिट्स के इक्वलेंट आपको बनाना है। 3000 यूनिट्स के इक्वलेंट का मतलब ये हो गया जी, आपका जो लेबर टाइम ए में लग रहा है वो आपका क्या है, वो आपके लिए पूरी 1 यूनिट हो गई, उसका हाफ हो गया। मतलब अगर मैं ट्वाइस ऑफ ए बोलूं, मतलब अगर मैं ये बोलता हूं कि ए यूनिट को बनाने में ए समय लगता है, तो बी यूनिट को बनाने में उसका हाफ लगेगा, और सी यूनिट को बनाने में उसका थ्राइस है, तो उसका 3 बार कम होगा। तो अकॉर्डिंगली यहां पर अगर मैं इक्वेशंस की बात करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी का हाफ प्लस सी का डिवाइड बाय 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3000 यूनिट। शुड बी इक्वल टू मतलब मैंने क्या किया, आप उसको डबल बोल दो या उसका हाफ कर दो, बात एक ही है ना। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर इसको 2 घंटे लगेंगे, इसको 1 लगेंगे, तो चाहे मैं इसको 2 बोल दूं, इसको 1 बोल दूं, या इसको 1 बोल दूं और इसको हाफ बोल दूं, एक ही बात है ना। तो मैंने वही किया, इधर इसको ए मान लिया तो वो आपका बी का हाफ हो गया, और सी के बारे में बात करें तो वो उसका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि थ्राइस है तो मतलब 3 टाइम्स है, तो उसका डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6 अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि अगर इसको डिवाइड बाय 1 लिख दूं एक ही बात है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6a प्लस ये 2 है तो ये आ जाएगा 3b प्लस ये 3 है तो ये हो जाएगा 2c। कई बार बच्चा मेरे से ये भी पूछ लेता जिनकी मैथ्स बिल्कुल वीक है ना, सर ये 6 3 2 कैसे आया। दोस्तों एलसीएम लेने का मतलब होता है आपको ये 1 है, इस 6 में डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 6, और ये 6 को आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना a से। ये आपका 2 है, 2 को डिवाइड लगाएंगे 6 से तो आएगा 3, और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना b से। और यहां पर 3 है तो 3 को डिवाइड लगाना है 6 से, तो 6 में 3 का डिवाइड लगाया तो आएगा आपका 2, और इस 2 को c से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2c शुड बी लेस देन इक्वल टू 3000। अब दोस्तों आप ध्यान से देखते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊंगा तो आपका ये जो 6 है अगर उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके लिए जो इक्वेशन बन के आ जाएगी वो इक्वेशन मैं सीधा डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं, 6a प्लस 3b प्लस 2c शुड बी लेस देन इक्वल टू 3000 था, डिवाइड बाय 6 था, उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 18000 आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन किसकी, लेबर फोर्स से रिलेटेड। आप चाहे इसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे कि लेबर फोर्स से रिलेटेड वाली इक्वेशन है ये, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को जो कहता है वो क्या है, द मिनिमम डिमांड ऑफ द 3 इज 600 650 एंड 500 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर आप बोल देंगे कि ए शुड बी मोर देन इक्वल टू होगा आपका 600 के, बी है शुड बी मोर देन इक्वल टू होगा आपका 650 के, और सी जो है शुड बी मोर देन इक्वल टू होगा आपको 500 के। अब आप यहां ध्यान देना, इस वाले केस में आपको नॉन नेगेटिव फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन नेगेटिव फंक्शन हम क्या बोलते हैं सर, नॉन नेगेटिव फंक्शन बोलते हैं ए प्लस बी, ए कोमा बी कोमा सी शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, ये हमारा नॉन नेगेटिव होता है। बट यहां पर क्वेश्चन ने तीनों ही प्रोडक्ट की मिनिमम यूनिट्स बता दी कि इतनी मिनिमम होगी, तो इस केस में हमको मिनिमम आपको नॉन नेगेटिव फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए रेशियो के लिए बोला क्वेश्चन ने, रेशियो मस्ट बी 2:3:4। ये वाली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्ली मैथमेटिक्स काम आती है इस वाले केस में, और वो मैथमेटिक्स क्या होगी, जब भी आपको 3 वेरिएबल के केस में अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का रेशियो आपको दिया हो, तो ऐसे केस में जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो हमारे को कुछ नहीं करना। आपको पता है कि 2:3 मैं बोलूं, 2:3 इसको मैं बोलता हूं, तो 2:3 अगर मैं बोलूं तो यहां पर अगर मैं इसको 2:3 दोनों को 2 अलग अलग हिस्सों में बनाना है, मतलब कि ए को बी से रेशो लिख करके शो करना है और बी का सी से रेशो लिख करके शो करना है। तो ए और बी का अगर मैं रेशो बात करूं तो मेरे को यहां पे रेशो नजर आ रहा है 2:3 का, इसका नजर आ रहा है 3:4 का। इसको जब आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे सर, आपको ए और बी जो है ना वो आप लोगों के लिए 2:3 है। 2:3 का मतलब ये हो गया साहब, आपका अगर ये 200 है तो ये 300 होगा, आपका ये 200 है तो ये आपका 300 होगा। मेरे को यहां पर रेशो में बनना है तो मेरे को इनको दोनों को इक्वल बनाना है। अब दोनों को इक्वल कैसे बनाऊं सर, दोनों को इक्वल बनाने के लिए कैसे करूं सर, दोनों को इक्वल बनाने के लिए है कि साहब आप 200 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर के आपके पास आएगा वो 300 के बराबर। तो अब 1.5 का तो रेशियो बैठेगा नहीं कि 1.5 लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में हमारे को यहां पर क्या करना पड़ेगा साहब, आपको इसको 200 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ताकि आप 200 को मल्टीप्लाई करो, देखो मेरे कहने से 3 से, और 300 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना आएगा सर, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 3 600, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 600 हो गया, दोनों का इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी x1 लो
उसको x1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी x1 क्या, जो भी a यूनिट लो उसको 3 से, और जो b है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को इक्वल टू में कर दो, इक्वल टू की इक्वेशन बन जाएगी। सर लेकिन ऐसे तो आपने यहां पर तो बन गया, वैसे आप बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, हाफ ऑफ a शुड बी इक्वल टू 1/3 ऑफ b। मतलब कि आपके a का हाफ b के 1/3 के इक्वल होगा। क्यों, आप चाहो तो देख लो, अगर आपका a अगर 300 है तो b कितना होगा सर, b हो जाएगा आपका 450। अगर a को मैं 300 मानता हूं तो b कितना होगा सर, 450 होगा 2:3 के रेशो में। तो अगर मैं a को 300 मानता हूं तो b होगा मेरा 450। तो अब मैं इसको चाहे ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे कर दूं कि आपका a 300 है, अब a 300 का हाफ कर दो, हाफ ऑफ 300 विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ 450 होगा क्या, चेक करो। तो हाफ ऑफ 300 होगा 150 और 1/3 ऑफ 450 होगा ये भी 150, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपको यहां पर रेशो में केस में कभी भी ऐसा दिया हो तो आपको इक्वल टू की इक्वेशन बनानी है। तो इक्वल टू की इक्वेशन बनेगी कुछ इस प्रकार से, हाफ ऑफ a इक्वल टू हाफ 1/3 ऑफ b। अब इस इक्वेशन को आपको यहां पर, क्योंकि आप लोगों को यहां पर कैसे बनाना है, ये हाफ हाफ करके तो शो करोगे नहीं, तो इसको आपको प्रॉपर्ली लिख के बताना है। तो लिख करके कैसे बताओगे आप, ये क्रॉस हो जाएगा तो 3a इज इक्वल टू 2b। 3a आपका मतलब a का 3 टाइम्स और b का 2 टाइम्स इक्वल होगा। ये मैंने इक्वल टू में बनाया। सर कैसी बात कर रहे हो, यहां तो रेशो 2:3 है। मैं कहा मैं रेशो नहीं बना रहा हूं, मैं यहां इक्वल टू की इक्वेशन बना रहा हूं। इक्वल टू की इक्वेशन मतलब कैसे, 300 है और इसका 450 है, तो 300 है और इसका 450 है, तो आप 450 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वल टू होगा 300 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसके, तो 300 को 3 से करोगे 900 आएगा, 450 को 2 से करोगे वो भी 900 आएगा। दोनों की इक्वल टू की इक्वेशन बन गई क्या, यस सर बन गई। तो 3a शुड बी इक्वल टू 2b हो जाएगा। और सेम इस तरीके से अगर यहां पे बात करूं तो यहां 3:4 है, तो यहां 3:4 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 1/3 ऑफ b इज इक्वल टू 1/4 ऑफ c। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4b इज इक्वल टू 3c। तो आपके लिए जो इक्वेशन क्या बन के आ गई सर, एक और इक्वेशन यहां पर ऐड कर दो तो वो बन जाएगी 3a इज इक्वल टू 2b एंड 4b इज इक्वल टू 3c। क्लियर है क्या? तो ये इक्वेशन आप लोगों की हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहां पर आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों की इक्वेशन कौन कौन सी हो गई हैं, मैं कैलकुलेशंस वाला पार्ट हटा रहा हूं, आप लोगों के लिए केवल इक्वेशन पार्ट में रख रहा हूं। ये लो जी, ओ भाई साहब पूरा रब हो गया, चलो कोई बात, मैं वापस से लिख देता हूं और वापस से एक बार के लिए फटाफट से आप लोगों को समझा भी देता हूं। दोस्तों मैक्सिमाइज जेड वाली इक्वेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए और ऊपर की दोनों इक्वेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाली इक्वेशन जो है 6a प्लस 3b प्लस 2c, ये वाली मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ आप लोगों के साथ मैंने कैलकुलेट करके बताई है। इक्विवेलेंट यूनिट दे रखी थी 3000 के, तो 3000 के इक्विवेलेंट मेरे को करने के लिए मेरे को यहां पर क्या करना था, 3000 के इक्विवेलेंट मेरे को करना है, तो इन तीनों को मैंने रेशियोज के हिसाब से यूज किया। आपका यहां पर रेशियो दे रखा था कि आपका ट्वाइस ऑफ बी, तो ट्वाइस ऑफ बी के हिसाब से मैंने यूज किया। तो ए को मैंने माना a प्लस बी का हाफ, क्योंकि उसका डबल बोलूं या उसका हाफ बोलूं एक ही बात है, प्लस सी का 3, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 3000 के। हमने यहां पर इसका जो है वो लिया, तो वहां पर यहां पर जब इसका लिया अपन ने, क्या हो रहा है, माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है वहां पर घर पर, इसलिए। तो यहां पर आप लोगों का आपने यहां पर लिया 6 किया, तो ये आ गया आपका 6a, ये आ जाएगा प्लस आपका 3b, ये आ जाएगा प्लस आपका 2c, और दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3000 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगी। बात कर लेते हैं रेशो वाले इक्वेशंस की। तो रेशो वाले इक्वेशंस में मैंने आपको बताया कि रेशो में आपको यहां पे बोला गया है 2:3:4 का रेशो है, लेकिन इस 2:3:4 के रेशो के अंदर आपको यहां पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी दो अलग अलग प्रोडक्ट की इक्वल टू के फॉर्मेट में। दो प्रोडक्ट की इक्वल टू के फॉर्मेट में करेंगे तो ए और बी के लिए अगर मैं करता हूं तो आप लोगों को यहां पर दे रखा है 2:3 का रेशो, तो 2:3 का रेशो है, तो 3a विल बी इक्वल टू
2b एंड यहां इन दोनों का रेशियो है 3:4, तो 4b इज इक्वल टू हो जाएगा 3c के। चाहो तो मैं क्रॉस चेक करा देता हूं आप लोगों को। लेट्स से मैंने a को माना जी 3000, क्या मानूं मैं a को? मैं a को मानता हूं 200। अब a को अगर मैंने 200 माना है तो ऑब्वियस सी बात है b होगा 300 और c होगा मेरा 400, यही होगा अगर मैंने a को 200 माना। अब इस इक्वेशन से क्रॉस चेक कर देता हूं। 200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर? 600, और 300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 600। डन सर, इक्वेशन मैच है। यहां 4b का मतलब 300 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1200 इज इक्वल टू 400 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1200। क्या इक्वेशन मैच है? आंसर है यस। तो इस तरीके से आप लोगों की ये इक्वेशन हो जाएगी। नॉन नेगेटिव फंक्शन मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन नेगेटिव फंक्शन के उसने कह दिया a शुड बी मोर देन इक्वल टू 600, b शुड बी मोर देन इक्वल टू 650 एंड c शुड बी मोर देन इक्वल टू आप लोगों का कितना है? 500। ये लो, नॉन नेगेटिव फंक्शन बनेगा नहीं, दैट्स ऑल। इसी के साथ ये वाला पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के साथ लीनियर प्रोग्रामिंग का जो पूरा चैप्टर है वो उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ कराए। ऑल्दो लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा घर से फोन के कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बट उम्मीद करता हूं मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा कि स्पेशली जो आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया जिसमें रेशो वाला है, ये आप लोग मुझे जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो लीनियर प्रोग्रामिंग भी मेरी तरफ से डन है। आप लोगों के रिविजन सेशंस के अंदर हम लोगों ने टोटल 4 चैप्टर का रिविजन डाल चुके हैं। असाइनमेंट हो गया है आप लोगों का, असाइनमेंट के अलावा सिमुलेशन हो गया है, सिमुलेशन के अलावा लर्निंग कर्व हो गया है, लर्निंग कर्व के अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया है। 4 चैप्टर के रिविजन्स आप लोगों के साथ पूरे डिस्कस हो चुके हैं। फिर मिलते हैं अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसई में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ, एंड बस दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।